हेलो फ्रेंड, विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विधि ज्ञान कंपनी विधि के 295 एमसीक्यू क्वेश्चन 3 पार्ट में लेकर आए। पार्ट 1 वीडियो में 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसानी से समझने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सुने, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर। इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न नंबर 1, कंपनी अधिनियम 2013 कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 30 अगस्त 2013 को। अगला सवाल नंबर 2, कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा में कंपनी को परिभाषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 2 के 20 में। अगला सवाल 3 नंबर, कंपनी व्यक्तियों की ऐसी संस्था है जो किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित हुए। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी? तो इसका सही उत्तर होगा स न्यायाधीश जैन। अगला सवाल 4 नंबर, कंपनी शब्द के अंतर्गत 2 बातें नहीं है। प्रथम यह कि संघ के सदस्य इतनी संख्या में होते हैं कि इसे फर्म या भागीदार नहीं कहा जा सकता, तथा द्वितीय यह कि सदस्य या सदस्यों के हितों का अंतरण किए जाने के संबंध में अन्य सभी सदस्यों की सहमति अपेक्षित नहीं होती। उक्त परिभाषा किस विद्वान ने दी? तो इसका सही उत्तर होगा स न्यायमूर्ति वक्ल। अगला सवाल 5 नंबर, निगमित व्यक्तित्व का मुख्य लक्षण उसका विधिक अस्तित्व है जो उसके सदस्यों से पूर्णतः भिन्न है। अतः यह कृत्रिम व्यक्ति है, न कि प्राकृतिक व्यक्ति या मानव व्यक्ति। यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर ग्रोवर का। अगला सवाल 6 नंबर, भारत में कंपनी व्यवस्था का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजों के। अगला सवाल 7 नंबर, भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए कब ब्रिटिश सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? तो इसका सही उत्तर होगा ब सन 1600 ईस्वी में। अगला सवाल 8 नंबर, भारत में कंपनी विधि के इतिहास का प्रारंभ किस अधिनियम से हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अधिनियम 1850। अगला सवाल 9 नंबर, कंपनी अधिनियम 1956 में कितनी धाराएं तथा अनुसूचियां थी? तो इसका सही उत्तर होगा 658 धाराएं थी तथा 5 अनुसूचियां थी। अगला सवाल 10, कंपनी अधिनियम 2013 में कितनी धाराएं तथा अनुसूचियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 470 धाराएं और 7 अनुसूचियां। अगला सवाल 11 नंबर, निगमित कंपनी की क्या विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 उपयुक्त सभी है, यानी अ में स्वतंत्र निगमित अस्तित्व है इसका, ब शाश्वत उत्तराधिकार सीमित दायित्व है इसका, और स है पृथक संपत्ति तथा निगमित अर्थव्यवस्था। अगला सवाल 12 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा के अनुसार निगमन की विधि से ही कंपनी को शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स धारा। अगला सवाल 13 नंबर, कंपनी के पृथक व्यक्तित्व के सिद्धांत को इंग्लैंड में सर्वप्रथम न्यायिक मान्यता हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा किस वाद में दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा सलोमन बनाम सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अगला सवाल 14 नंबर, निगमन का सर्वप्रमुख लाभ यह है कि इसके पश्चात कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से पृथक हो जाता है। भारत में इस सिद्धांत को सर्वप्रथम किस मामले में अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा कंडोली टी कंपनी लिमिटेड री 1886। अगला सवाल 15 नंबर, बंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कानिया ने किस मामले में कहा कि विधि के अंतर्गत प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत कंपनी अपना भिन्न अस्तित्व रखती है, चाहे उसके सभी अंश एक ही व्यक्ति के नियंत्रण में क्यों ना हो? तो इसका सही उत्तर होगा टी आर प्रेट बॉम्बे लिमिटेड बनाम ससून एंड कंपनी लिमिटेड ईयर 1906। अगला सवाल 16 नंबर, कंपनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी कथन सही है, यानी अ में दिया गया कंपनी विधिक व्यक्ति होती है, ब है कि वह किसी संपत्ति का स्वामी तथा अंतरण करने की क्षमता रखती है, और स है कि अंशधारक कंपनी की संपत्ति के ना तो व्यक्तिगत रूप से और ना ही संयुक्त रूप से स्वामी। अगला सवाल 17 नंबर, विजय कुमार अग्रवाल बनाम रतनलाल बागंडिया ईयर 1999 का मामला किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ब निगमन के आवरण को हटाने का सिद्धांत। अगला सवाल 18 नंबर, किस मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने स्पष्ट किया कि कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी एक शत्रु कंपनी थी क्योंकि इसका वस्तुतः अथवा वास्तविक नियंत्रण विदेशी शत्रुओं के हाथ में था और इसलिए उसे युद्ध के दौरान वाद चलाने का अधिकार नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा डेमलर कंपनी लिमिटेड बनाम कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड 1919। अगला सवाल 19 नंबर, किस मामले में कहा गया कि जब किसी कंपनी का निगमन कर दायित्वों से बचने के लिए किया गया हो तो न्यायालय ऐसी कंपनी के अस्तित्व को नकार सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा जुगीलाल कमलापत बनाम आयकर आयुक्त उत्तर प्रदेश ईयर 1969 एस। अगला सवाल 20 नंबर, इन रिसर्च जिनसा मार्केन जी पैटिट वाट ईयर 1927 का मामला किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा कर दायित्व से बचना।
अगला सवाल 21 नंबर, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्टता अभिनिर्धारित किया कि कंपनी को संविधान के अनुच्छेद 19 के प्रयोजनों के लिए नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं है और न ही वह इस अनुच्छेद के अधीन किसी मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए याचिका ला सकते। तो इसका सही उत्तर होगा अ स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर तथा अन 1963। अगला सवाल 22 नंबर, जिस देश में कंपनी का निगमन होता है उसी की राष्ट्रीयता उसे प्राप्त होती है, परंतु वास्तविक व्यक्तियों की भांति कंपनी अपनी राष्ट्रीयता को परिवर्तित नहीं कर सकती। यह कथन किस मामले में स्पष्ट किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ब क्यूनिगल बनाम डोनर्स मार्क 1955। अगला सवाल 23 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एकल कंपनी की परिभाषा किस धारा में दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 2 का 62। अगला सवाल 24 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत लघु कंपनी की परिभाषा किस धारा में दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा स धारा 2 के 85। अगला सवाल 25 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्राइवेट कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 2 के 68। अगला सवाल 26 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पब्लिक कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा द धारा 2 के 71। अगला सवाल 27 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एकल कंपनी में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा स 1। अगला सवाल 28 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्राइवेट कंपनी कितने निर्देशक नियुक्त करना अनिवार्य होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अ केवल 2। अगला सवाल 29 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत असीमित कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा स धारा 2 के 92। अगला सवाल 30 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के 45 में किसकी परिभाषा दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा बस सरकारी कंपनी। अगला सवाल 31 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के 21 में किसकी परिभाषा दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा अ प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी। अगला सवाल 32 नंबर, उच्चतम न्यायालय ने किस बात में अपने निर्णय में यह स्पष्ट कहा कि निगमित कंपनी के समस्त अंश सरकार द्वारा धारित किए जाने पर भी इस कंपनी को सरकारी नहीं माना जा सकता तथा इसके कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा सकता। सरकार एक सरकारी कंपनी के कर्मचारियों के वेतन को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराई जा सकती। सरकारी कंपनी के कर्मचारियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आ एक के बिंदल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2003। अगला सवाल 33 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा के अंतर्गत विदेशी कंपनी को परिभाषित किया है? तो इसका उत्तर होगा स धारा 2 के 42। अगला सवाल 34 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के 69 के अनुसार समुपवर्तक यानी प्रमोटर के लिए क्या बातें आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ में जिससे विवरण पत्रिका में उस रूप में नामित किया गया है अथवा धारा 92 में निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी यानी रिटर्न कंपनी द्वारा परिचित कराया जाता है, और ब है जिसका कंपनी के कारोबार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चाहे किसी अंशधारक निर्देशक के रूप में या अन्यथा नियंत्रण है, और स है जिसकी सलाह निर्देशों अथवा अनुदेशों के अनुसार कंपनी का निर्देशक बोर्ड कार्य करने में अभ्यास। अगला सवाल 35 नंबर, समुपवर्तक वे व्यक्ति होते हैं जो किसी कंपनी के निर्माण की योजना बनाकर इसके लिए ज्ञापन तथा अनुच्छेद तैयार करवाते हैं, उस कंपनी को राष्ट्रीयकृत करवाते हैं तथा निगमन होने के पश्चात कंपनी की विवरण पत्रिका जनसाधारण में प्रकाशित करवाते हैं, जिससे कंपनी के लिए आवश्यक पूंजी प्राप्त की जा सके। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा स लॉर्ड वावे। अगला सवाल 36 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा के अंतर्गत ज्ञापन यानी मोमोडियम को परिभाषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 2 के 6। अगला सवाल 37 नंबर, पार्षद सीमा नियम मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का चार्टर्ड हो और वह अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनी के अधिकारों की सीमाओं को परिभाषित कर उपयुक्त की परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी? तो इसका सही उत्तर होगा वह लॉर्ड केयर्स ने। अगला सवाल 38 नंबर, ऐश्वरी बनाम वाटसन 1885 के मामले में न्यायालय ने सीमा नियम के उद्देश्य बताए। तो इसका सही उत्तर होगा स खंड अ तथा ब 2, यानी अ में है अन्य व्यक्तियों को कंपनी के अधिकार एवं कार्य सीमाओं से अवगत कराना तथा ब कंपनी पर रोक लगाना कि वह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना अपने कार्य अधिकारों तथा उद्देश्य में परिवर्तन न करे। अगला सवाल 39, सीमा अधिनियम की विषय वस्तु इस अधिनियम की किस धारा में दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 4। अगला सवाल 40 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में ज्ञापन के प्रारूप विहित किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा अ धारा 4 के 6। अगला सवाल 41 नंबर, भारत में अधिकारित के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस मामले में लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अ जहांगीर आर मोदी बनाम श्यामजी 1866। अगला सवाल 42 नंबर, अधिकारित के सिद्धांत को कंपनी के संबंध में सर्वप्रथम हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा किस मामले में निर्णित किया? तो इसका सही उत्तर होगा अ ऐश्वरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड बनाम रीचे 1850।
अगला सवाल 43 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा में अनुच्छेद यानी आर्टिकल को परिभाषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 2 के 5 में। अगला सवाल 44 नंबर, संगम अनुच्छेद एक ऐसा दस्तावेज है जो कंपनी के सदस्यों के आपसी अधिकारों और रीतियों को विनियमित करता है, जिसके अनुसार कंपनी का कारोबार चलाया जाए। उक्त कथन किस विद्वान द्वारा दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा द न्यायाधीश चार्ल्स वर्थ के द्वारा। अगला सवाल 45 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा के अनुसार कंपनी अपने सीमा नियम की पूंजी खंड में परिवर्तन कर सकते? तो इसका सही उत्तर होगा और धारा 61 के 1। अगला सवाल 46 नंबर, अधिकारित कार्यों में क्या परिणाम होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ में व्यादेश निर्देशकों का व्यक्तिगत दायित्व, ब है अपकृत विधि के अंतर्गत कंपनी का दायित्व और स है आधिकारिक सुविधा के संबंध में दायित्व। अगला सवाल 47 नंबर, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत सर्वप्रथम किस वाद में प्रतिपादित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा और रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टारक्वाइडेड 1800। अगला सवाल 48 नंबर, आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के कौन कौन से अपवाद? तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ में दिया गया जलसाजी, अनियमितता की शंका अथवा जानकारी, ब दिया गया है अंतर नियमों की विषय वस्तु की जानकारी न होना और स दिया गया है अधिकारों के बाहर का। अगला सवाल 49, रूबियन बनाम ग्रेट फिंगोल कंसोलिडेटेड 1906 का मामला आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत में किससे संबंधित? तो इसका सही उत्तर होगा और जालसाजी। अगला सवाल 50 नंबर, आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत रमा कारपोरेशन बनाम फूड टीन एंड जनरल इन्वेस्टमेंट कंपनी 1952 का मामला किस अपवाद के अंतर्गत था? तो इसका सही उत्तर होगा स अंतर नियमों की विषय वस्तु की जानकारी न हो। अगला सवाल 51 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा में विवरण पत्रिका यानी प्रोस्पेक्टस की परिभाषा दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा और धारा 2 के 70। अगला सवाल 52 नंबर, विवरण पत्रिका के उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ में कंपनी के अंशों तथा ऋण पत्रों को क्रय करने हेतु जनता को आमंत्रित करना, ब है जनता को कंपनी के अंश या ऋण खरीदने के लिए दी गई शर्तों का रिकॉर्ड रखने के लिए, द है यह घोषणा करने के लिए कि कंपनी की विवरण पत्रिका में उल्लिखित बातों एवं दायित्वों की कंपनी का निर्देशक मंडल स्वीकार करता है। अगला सवाल 53 नंबर, कंपनी का विवरण पत्रिका की विषय वस्तु में कौन सी जानकारी शामिल हो? तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ में दिनांक रजिस्ट्रेशन, ब है विवरण पत्रिका की अनुक्रमणिका और स है विशेषज्ञों की राय। अगला सवाल 54 नंबर, विवरण पत्रिका में अशुद्ध या असत कथनों के लिए आपराधिक दायित्व के विषय में कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा में उपबंध किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 34 में। अगला सवाल 55 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा में अंश की परिभाषा दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा और धारा 2 के 84 में। अगला सवाल 56 नंबर, ऋण पत्र कंपनी का सीलयुक्त एक ऐसा लिखत है जो कंपनी के ऋणी होने की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप कंपनी द्वारा उसके ऋणदाता को दिया जाता है। उक्त परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो इसका सही उत्तर होगा द पामर। अगला सवाल 57 नंबर, अंश तथा ऋण पत्रों के अंतरण संबंधी व्यवस्था कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में दी गई? अगला सवाल 57 नंबर, अंश तथा ऋण पत्रों के अंतरण संबंधी व्यवस्था कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा और धारा 6। अगला सवाल 58 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अंश पूंजी के प्रकार कितने हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी यह में जो है स्थावर पूंजी, ब है परिचालन पूंजी और स है कार्यशील पूंजी। अगला सवाल 59, कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा कंपनियों को अपने अंशों पर कटौती करने से प्रतिबंधित कर? तो इसका सही उत्तर होगा और धारा 13। अगला सवाल 60 नंबर, किस धारा में कहा गया है कि कंपनी सदस्यों आदि का रजिस्टर सही तरीके से रखेगी? तो इसका सही उत्तर है धारा 88। अगला सवाल 61 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा में निर्देशक को परिभाषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा और धारा 2 के 34। अगला सवाल 62 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा में निर्देशक बोर्ड को परिभाषित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ब धारा 2 के 10। अगला सवाल 63 नंबर, निर्देशक उन व्यक्तियों के समूह में से एक व्यक्ति है जिन्हें निगमित उद्यम के संपूर्ण निर्देशक का कार्य सौंपा जाए। यह कथन किसने व्यक्त किया? तो इसका सही उत्तर होगा ब वेबस्टर शब्दकोश। अगला सवाल 64 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 किन परिस्थितियों का उल्लेख करती? तो इसका सही उत्तर होगा ब निर्देशकों की अयोग्यता के संबंध। अगला सवाल 65 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्देशकों की वैधानिक स्थिति क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ में अभिकर्ता के रूप में निर्देशक, ब है न्यासी के रूप में और स है प्रबंध भागीदार के रूप। अगला सवाल 66 नंबर, न्यायालय द्वारा किस मामले में कहा गया निर्देशक कंपनी के प्रति न्यासी होते हैं, अतः कंपनी के धन के दुरुपयोग के लिए उन्हें न्यासियों की भांति दायी ठहराया जा सकता और उनकी मृत्यु के बाद भी यह दायित्व उनके उत्तराधिकारों को वहन करना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर होगा अ
राधा स्वामी अय्यर बनाम ब्रह्या एंड कंपनी 1966 मद्रास। अगला सवाल 67, आयकर के प्रयोजनों के लिए निर्देशक की स्थिति अभिकर्ता के समान हो या कंपनी के प्रमुख अधिकारी की तरह, यह मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर निर्भर करता है, परंतु यह तथ्य निर्विवाद है कि कंपनी के अंशधारियों के लिए निर्देशक की स्थिति अभिकर्ता के समान नहीं होती। तो इसका सही उत्तर होगा ब, श्याम सुंदर जलान बनाम राज 1977। अगला सवाल 68 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 की इस धारा के अंतर्गत निर्देशकों के पद पर केवल व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जा सकती तथा किसी भी कंपनी, फर्म या निगमित संस्था को कंपनी के निर्देशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका सही उत्तर होगा ब, धारा 125। अगला सवाल 69, कंपनी अधिनियम 2013 की इस धारा के अनुसार निर्देशकों की नियुक्ति साधारण सभा में मतदान द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा और धारा 162। अगला सवाल 70 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 की इस धारा के अंतर्गत निर्देशक पद की रिक्ति समझी जाए। तो इसका सही उत्तर होगा और धारा 167। अगला सवाल 71 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 169 किस संबंध में उपबंध करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ब, निर्देशक को हटाया जा। अगला सवाल 72 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 168 निर्देशकों के किस धारा के संबंध में उपबंध करती है। तो इसका सही उत्तर होगा अ, निर्देशक का त्याग पर। अगला सवाल 73 नंबर, निर्देशकों के परिसरमी के संबंध में किस धारा में उपबंध किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा और धारा 157। अगला सवाल 74 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा में बोर्ड की शक्तियों पर निर्बंध लगाने के उपबंध दिए। तो इसका सही उत्तर होगा ब, धारा 180। अगला सवाल 75 नंबर, कंपनी का प्रबंध करने वाले निर्देशक प्रबंधन निर्देशक की असावधानियां स्वयं कंपनी की असावधानियां मानी जाए। उक्त कथन किस विद्वान ने दिया। तो इसका सही उत्तर होगा अ, प्रोफेसर ग्रोवर। अगला सवाल 76 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा में प्रबंध निर्देशक को परिभाषित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा और धारा 2 के 54। अगला सवाल 77 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के 53 में किसको परिभाषित किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ब, प्रबंधक। अगला सवाल 78 नंबर, कंपनी सचिव के कृत होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा स, खंड अ तथा खंड ब दोनों, यानी अ में कानूनीकृत और ब है समानकृत। अगला सवाल 79, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्देशकों के कौन से दायित्व होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा यह उपयुक्त सभी होते हैं, यानी अ में अधिकारित कार्यों के प्रति दायित्व, ब है बाहरी व्यक्तियों के प्रति दायित्व और स है लापरवाही, न्यासभंग तथा कपट के लिए दायित्व और द है कंपनी के प्रति दायित्व, निर्देशकों का आपराधिक दायित्व। अगला सवाल 80 नंबर, अंशों के अंतरण संबंधी रीति किस धारा में उपबंधित। तो इसका सही उत्तर होगा स, धारा 56। अगला सवाल 81 नंबर, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में अभिनिर्धारित किया कि निरंक अंतरण यानी ब्लैंक ट्रांसफर के द्वारा अंशों के अंतरण से अंशों के अंतरिति को तक विधिक स्वतः लाभ प्राप्त नहीं होगा जब तक उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज नहीं हो जाता। तो इसका सही उत्तर होगा अ, हावड़ा ट्रेडिंग कंपनी बनाम आयकर आयुक्त कलकत्ता AIR 1959। अगला सवाल 82, कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा के अंतर्गत कंपनी के संबंध में सदस्य को परिभाषित किया। तो इसका सही उत्तर होगा ब, धारा 2 के 55। अगला सवाल 83 नंबर, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में कहा निर्देशकों पर सदस्यों द्वारा नियंत्रण रखे जाने का एक प्रभावी तरीका यह कि सदस्य कंपनी के अनुच्छेदों में संशोधन करके भविष्य के लिए निर्देशकों की अधिकार शक्ति को सीमित कर दे या उसे पद से हटाकर उसके स्थान पर अपनी पसंद के निर्देशकों की नियुक्ति कर ले। तो इसका सही उत्तर होगा अ, भारतीय जीवन बीमा बनाम स्पोर्ट्स लिमिटेड 1986। अगला सवाल 84 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में कंपनी के निर्देशक बोर्ड की गणपूर्ति के संबंध में प्रावधान उपबंधित किए गए। तो इसका सही उत्तर होगा ब, धारा 174। अगला सवाल 85 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा में कंपनी के निर्देशकों के परिसर्मी के संबंध में उपबंध दिए गए। तो इसका सही उत्तर होगा और धारा 197। अगला सवाल 86 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा के अंतर्गत निर्देशकों के कर्तव्यों को उपबंधित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा सर धारा 166। अगला सवाल 87, कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा के अंतर्गत कंपनी सचिव के कृत्यों को उपबंधित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा और धारा 205। अगला सवाल 88 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा के अंतर्गत निरीक्षकों की शक्तियों को उपबंधित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा और धारा 206। अगला सवाल 89, कंपनी अधिनियम 2013 किन धाराओं में कंपनी के कार्यकलापों से संबंधित अन्वेषण के बारे में उपबंधों को अंतर्विष्ट किया गया। इसका सही उत्तर होगा और धारा 210 से 229। अगला सवाल 90 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा में कंपनी के मामलों में जांच के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक या निरीक्षकों के अन्वेषण संबंधी पर्याप्त शक्ति प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर होगा ब, धारा 200। अगला सवाल 91 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 किन धाराओं में
समझौता, ठहराव तथा समामेलन से संबंधित उपबंध किए गए। तो इसका सही उत्तर होगा अ, धारा 230 से 237 तक। अगला सवाल 92 नंबर, जब दो या अधिक व्यक्ति किसी स्थान पर एकत्रित होकर अपने आपसी हितों से संबंधित विधिपूर्ण कारोबार से समव्यवहार के लिए विचार विमर्श या चर्चा करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ब, सभा। अगला सवाल 93 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 में सभाओं के कौन कौन से प्रकार? तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ में है अंशधारियों और ऋण पत्रधारियों की सभाएं, ब है बोर्ड की सभाएं और स है लेनदारों की सभाएं। अगला सवाल 94 नंबर, सभा कराने के स्थान तथा समय के संबंध में कौन सी धारा उपबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ब, धारा 96 का 2। अगला सवाल 95 नंबर, न्यायालय ने किस मामले में निर्णित किया कि यदि किसी कंपनी की लेखा पुस्तक के जांच पड़ताल के लिए पुलिस ने जब्त कर ली हो, जिसकी वजह से कंपनी के निर्देशक वार्षिक साधारण तथा आयोजित करने में असमर्थ हो, तो कंपनी साधारण सभा न बुलाने के लिए दोषी नहीं समझी जाए? तो इसका सही उत्तर होगा अ, इन री एशिया उद्योग प्राइवेट लिमिटेड 1951। अगला सवाल 96 नंबर, जो व्यक्ति किसी अंशधारक की ओर से कंपनी की सभा में उपस्थित रहने तथा मत देने के लिए अधिकृत किया गया, उसे क्या कहा जाता? तो इसका सही उत्तर होगा स, परोक्षी। अगला सवाल 97 नंबर, कंपनी अधिनियम की किस धारा में परोक्षी को परिभाषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अ, धारा 100। अगला सवाल 98 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा में साधारण सभा के क्राइविट पुस्तिका के निरीक्षण संबंधी प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा अ, धारा 119। अगला सवाल 99 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा में लेखा पुस्तकों की परिभाषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ब, धारा 2 के 13। अगला सवाल 100 नंबर, इस वीडियो का अंतिम सवाल है 100 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा के अनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने राष्ट्रीयकृत कार्यालयों में अपनी लेखा पुस्तकों और अंश सुसंगत पुस्तकें तथा कागज पत्र को सुरक्षित रखें? तो इसका सही उत्तर होगा अ, धारा 128। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कंपनी विधि पार्ट 1 वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगले पार्ट के लिए अगर आपने अभी तक विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप लोग विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट लेकर आने वाला हूँ। आपको मेरी इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।